Hello friends, myself Divyanshu Pandit. I am here to discuss the basic part of engineering physics. So in the engineering physics there is the first unit that is called relativistic mechanics. So in relativistic mechanics it is totally based on the Einstein postulates. As you just discussed about the Einstein postulates, Einstein gave two postulates about the theory of relativity. Theory of relativity. First one he told that all laws of physics are same in all the inertial frame of reference. पहला उसने कहा था फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं सारे सेम होने चाहिए इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेकंड उसने ये कहा था स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इन दोनों पोस्टुलेट्स के बिहाफ से हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे. तो हमारे पास एक वर्ड है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ये आपकी है यूनिट फर्स्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स में. ओके, तो हमें इस रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए. तो मैं इसमें से एक पार्ट निकाल लेता हूं कि दैट इज कॉल्ड रिलेटिव. मैंने इसमें से एक पार्ट निकाल लिया रिलेटिव, जिसको मैंने नाम दिया रिलेटिव. अब आपके फैमिली मेंबर्स में इतने सारे रिलेटिव होते हैं, मेरे इतने सारे रिलेटिव हैं, आपके भी बहुत सारे रिलेटिव हैं, तो ये वर्ड उससे क्लियर आउट हो जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? अब मैं कहता हूं इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज रिलेटिव. इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज रिलेटिव, और एवरीथिंग में कुछ भी हो सकता है. तो एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस यूनिवर्स. एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस यूनिवर्स. जस्ट लाइक मैं बोल सकता हूं लेंथ. इस क्लास में आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले सकता हूं, लेंथ का एग्जांपल ले सकता हूं, मैं आपका मोशन का एग्जांपल ले सकता हूं, मैं आपका टाइम का एग्जांपल ले सकता हूं, मैं आपका पोजीशन का एग्जांपल ले सकता हूं. तो मेरे पास कुछ बेसिक एग्जांपल है, मुझे प्रूव करना है एवरीथिंग इज रिलेटिव. इस यूनिट में हमको सबसे पहले डिस्कस करने के लिए हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए. अब लेंथ इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव, टाइम इज रिलेटिव, पोजीशन इज रिलेटिव. अब कैसे है ये सभी रिलेटिव? अब इस लाइन को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूं. इस लाइन को मैं एक नाम दे देता हूं. उस लाइन का नाम है AB. इस लाइन का नाम है AB. अब मुझको कोई बोलता है कि मुझे प्रूफ करना है कि लाइन छोटी है, मुझे प्रूफ करना है कि लाइन छोटी है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसके रिलेटिव बोले तो इसके बराबर में एक लाइन खींच दूंगा जिसको मैंने नाम दे दिया CD. अब मैं कैसे दोनों को कंपेयर करूंगा? मैं ये बोलूंगा इस लाइन के रिलेटिव इस लाइन की लेंथ ज्यादा है, या फिर इस लाइन के रिलेटिव इस लाइन की लेंथ क्या है? कम है. तो इन दोनों में कुछ रिलेशन निकला ना. तो मैं कह सकता हूं कि लेंथ इज रिलेटिव. लेंथ इज रिलेटिव. मैंने एक वर्ड यूज करा एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस यूनिवर्स. चाहे मैं हूं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो रेस्ट में हो, एवरीथिंग इज रिलेटिव. तो इन दोनों लाइन से क्लियर होगा कि आपकी जो लेंथ होती है वो रिलेटिव होती है. लेंथ क्या होती है? रिलेटिव. अब लेंथ के बाद अगर हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, अब मुझे प्रूफ करना है मोशन इज आल्सो रिलेटिव. मोशन इज आल्सो रिलेटिव. इसके लिए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, आप लोग वहां बैठे हुए अपने फोन में इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा हुआ मोशन कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ. तो आप में और मेरे में क्या रिलेशन है? मेरे तो यही बोलूंगा मेरे रिलेटिव आप लोग वहां रेस्ट पे हैं, और आपके रिलेटिव मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ मैं इसमें मोशन में हूँ. तो दोनों में रिलेशन क्या निकला? रिलेटिव टू मी यू आर इन रेस्ट एंड रिलेटिव टू यू आई एम इन मोशन. तो मैं बोल सकता हूँ मोशन इज आल्सो रिलेटिव. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं मोशन का. मेरे पास एक ट्रेन है और ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से. कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर पर आवर. अब मेरे पास तीन कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट A, एक कैंडिडेट B और एक कैंडिडेट C. मेरे पास तीन कैंडिडेट है A, B और C. जो A वाला है वो 30 किलोमीटर पर आवर से मोशन कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. A वाला ट्रेन के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर. B वाला आपका रेस्ट में है और C वाला आपका अपोजिट डायरेक्शन मोशन कर रहा है विद 20 किलोमीटर पर आवर. विद 20 किलोमीटर पर आवर. अब मेरे पास ट्रेन एक है, पर ट्रेन को देखने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं. अब इन तीनों के अकॉर्डिंग इस ट्रेन का अगर मोशन निकालूंगा तो रिलेटिव डिफरेंस आएगा. तो मैं इसके रिलेटिव ट्रेन का जब मोशन बोलूंगा तो इसका मोशन क्या आएगा? ट्रेन का 30 किलोमीटर कितना आएगा? अब ट्रेन का मोशन इसके अकॉर्डिंग होगा 30 किलोमीटर पर आवर. इसके अकॉर्डिंग ट्रेन का मोशन कितना होगा? 60 किलोमीटर पर आवर. और इसके अकॉर्डिंग ट्रेन का मोशन कितना होगा? 20 किलोमीटर. कितना? 40, 50, 60 - 20 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर.
तो अब देखने वाले 3 बंदे हैं बट ट्रेन एक है, 60 से चल रही है, तो ये तीनों को क्या डिफाइन कर रहा है कि आपका मोशन भी रिलेटिव होता है, आपका मोशन भी रिलेटिव होता है। जैसे मैंने बोल दिया आपको एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस यूनिवर्स। अब एवरीथिंग में आपका लेंथ क्लियर हो गया, लेंथ रिलेटिव होती है, आपका मोशन क्लियर होगा, मोशन रिलेटिव होता है। अब ले लेते हैं टाइम, टाइम कैसे रिलेटिव हो सकता है, टाइम कैसे रिलेटिव हुआ। अब आप लोग वहां बैठे हुए हैं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, क्लास में कोई बैठा हुआ है, आउट ऑफ इंडिया कोई बैठा हुआ है, सबके पास वॉच है, सबके पास फोन है। अब सबके फोन में वॉच में सब डिफरेंट डिफरेंट टाइम होगा, या तो टाइम कम होगा या तो टाइम आपका ज्यादा होगा। क्या हो सकता है, किसी की घड़ी में टाइम कम होगा, किसी की घड़ी में टाइम ज्यादा होगा और किसी की में सेम होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर आपकी घड़ी में मान लो 10 बज रहे हैं और मेरी घड़ी में मान लो 9 बज रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूँ, मेरे रिलेटिव आपकी घड़ी 1 घंटा ज्यादा तेज है और आपके रिलेटिव मेरी घड़ी 1 घंटा स्लो है, तो मैं बोल सकता हूँ टाइम इज रिलेटिव, हम दोनों के टाइम में कोई ना कोई रिलेशन है। दैट मींस टाइम इज आल्सो रिलेटिव, टाइम इज आल्सो रिलेटिव। अब आती लास्ट पॉइंट इज पोजीशन। पोजीशन इज आल्सो रिलेटिव, पोजीशन इज आल्सो रिलेटिव। कैसे हो सकता है, पोजीशन क्यों नहीं हो सकता। आप लोग वहां बैठे हैं, कहां बैठे, मेरे फ्रंट में बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों के फ्रंट में बैठा हुआ हूं, ये बोर्ड है मेरे पीछे, तो बोर्ड है मेरे पीछे, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, रिलेटिव टू माय फ्रंट। आप लोग बैठे हैं, रिलेटिव टू माय बैक, बोर्ड है, रिलेटिव टू माय राइट हैंड कुछ और है और रिलेटिव टू माय लेफ्ट हैंड कुछ और है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, रिलेटिव टू माय लेफ्ट हैंड आप लोग बैठे हैं और रिलेटिव टू माय लेफ्ट हैंड ये बोर्ड है, तो मैं बोल सकता हूं पोजीशन इज आल्सो रिलेटिव, पोजीशन इज आल्सो रिलेटिव। क्लियर। तो आपके चारों टॉपिक से क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस यूनिवर्स। अब जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस कॉन्सेप्ट के बाद हमें ये समझना है, एवरीथिंग इज रिलेटिव के बाद हमें थ्योरी पढ़नी है आइंस्टीन की। किसकी थ्योरी पढ़नी है, आइंस्टीन है। अब इस रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के बिहाफ से आइंस्टीन ने थ्योरी दी और उस थ्योरी को नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसने दी थ्योरी, आपकी आइंस्टीन ने दी। किसने दी है, गिवन बाय आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी, आइंस्टीन थ्योरी गिवन बाय आइंस्टीन। तो आइंस्टीन जो थ्योरी दी, इस थ्योरी जैसे कि एज यू नो दैट हम पढ़ रहे हैं सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता था, दैट इज कॉल्ड ओल्ड फिजिक्स। जब पार्टिकल को हम डील करते हैं, हम क्लासिकल फिजिक्स में उन पार्टिकल को डील करते हैं दोज आर मूविंग विद स्लो स्पीड, दोज आर मूविंग विद स्लो स्पीड। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम उन पार्टिकल्स को डील करते हैं दोज आर मूविंग विद हाई स्पीड, दोज आर मूविंग विद हाई स्पीड। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन पार्टिकल्स को डील करती है जिसमें पार्टिकल्स का मोशन होता है हाई स्पीड से। दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उससे पहले हमें पता चलना चाहिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता क्या है। तो आप इसको सीधे सीधा डिफाइन करोगे, द थ्योरी इन व्हिच वी डील या वी डिस्कस अबाउट द रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे इसको, इन थ्योरी या इन एनी थ्योरी या इन दिस थ्योरी वी डिस्कस अबाउट द रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो आप इसको भी ये बोल सकते हो, इन दिस थ्योरी we deal about the relative motion, deals about the relative motion of any object। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और मोशन कैसा होना चाहिए, मोशन बेसिकली होगा कंपेरेबल, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। मोशन कैसा, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो थ्योरी है जिसमें हम डील करते हैं पार्टिकल्स के मोशन को, पार्टिकल्स के मोशन को, रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन को डील करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिव। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 टाइप्स हो गए। एक टाइप 1 हो गया आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो होता है आपका एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक हो जाएगा आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और सेकंड हो जाएगा आपका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आपकी 2 तरह की होगी थ्योरी, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक आपकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक जनरल। आपको ये थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ ये पढ़नी है। आपको कौन सी थ्योरी पढ़नी है, आपको सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़नी है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है,
अब स्पेशल थ्योरी की बात करें, स्पेशल थ्योरी, हम स्पेशल थ्योरी की बात करें तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन पार्टिकल्स को डील करती है जिसमें पार्टिकल्स का मोशन होता है कैसा, कांस्टेंट। तो ये डील करती है कांस्टेंट मोशन पार्टिकल्स को, कांस्टेंट मोशन पार्टिकल्स, मोशन कांस्टेंट मोशन बोले तो इसमें वो डील करती है हाई स्पीड मोशन, हाई स्पीड मोशन होता है इसमें आपका हाई स्पीड मोशन। और जो इसमें जो मोशन होता है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसमें जो मोशन होता है स्पीडिंग अप एंड स्लोइंग डाउन, ये दो प्रोसेस होते हैं। तो आपका क्या बोलते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हो आप इसको, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो आप इसको। तो आपको थ्योरी से पढ़नी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किनको डील करती है, इन विच द पार्टिकल्स आर इन मोशन विद अ कांस्टेंट रेट, जिसमें पार्टिकल्स का मोशन होता है किस पर, कांस्टेंट रेट पे। तो ये इसका बेसिक हो गया। जब भी आप ये थ्योरी पढ़ोगे आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। तो इन बेसिक के बाद अगर हम बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं, तो आपको पढ़ना है सबसे पहले इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। क्या पढ़ना है सबसे पहले इसमें आपको, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इस यूनिट में सबसे पहले आपको पढ़ना है और डिस्कस करना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस सबसे पहले होता क्या है, आप इसको अगर बात करें द कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप इसको बोल सकते हैं द कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय विच वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, द कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय विच वी डिस्क्राइब the motion of any object, the coordinate system by which we describe the motion and position, motion and position of any object, जिसके बिहाफ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, वही कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर, जिसके बिहाफ से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करेंगे वही कहलाएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर, नहीं क्लियर? अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपसे मेरी पोजीशन पूछे कोई, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? अब फैन हम यहाँ लगाते हैं, अपने टेरेस पे लगाते हैं, ठीक है, सीलिंग फैन लगाते हैं, हम उस सीलिंग फैन को मैं यहाँ क्यों नहीं लगा सकता, यहाँ के लिए अलग से फैन क्यों आएगा? तो हमने क्या करा, उसको डिस्क्राइब करा। वो छोड़ो, एसी लगता है घर में, जब एसी लगता है तो एसी की पोजीशन डिस्क्राइब होती है कि एसी वहां लगेगा और इतने बड़े हॉल के लिए इतना बड़ा एसी चाहिए, इतने बड़े हॉल के लिए इतना बड़ा एसी चाहिए। तो वो क्या डिफाइन कर लिया, मोशन एंड पोजीशन डिस्क्राइब कर ली। तो ऐसे ही आपको बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है। अब जैसे कि बॉल, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अब मेरे पास एक ट्रेन है और ट्रेन के ऊपर मैं हूं, ठीक है, ट्रेन के ऊपर एक मैं हूं और ट्रेन आपकी मोशन में है 60 किलोमीटर पर आवर से, ट्रेन मोशन में 60 किलोमीटर पर आवर से। अब ट्रेन के ऊपर मैंने एक बॉल जंप कराई, एक बॉल जंप कराई, ठीक है, एक बंदा ए यहाँ बैठा है और बी बंदा आपका यहाँ बैठा है, दो बंदे हैं। अब इस ए के अकॉर्डिंग बॉल कहाँ जाएगी, ए के अकॉर्डिंग बॉल टॉप में जाएगी और बी के अकॉर्डिंग जो बॉल का मोशन होगा आपको इस तरह से फील होगा, बॉल का मोशन जो होगा आपको प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में शो होगा, आपको अपीयर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसमें दो केस बन रहे हैं, आपका एक तो ये पोजीशन और एक आपकी ये पोजीशन, एक आपका वर्टिकल पोजीशन बनेगी और एक आपकी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम बॉल का मोशन डिस्क्राइब करेंगे तो हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। किसी भी चीज का पोजीशन मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो क्या है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिहाफ से इसने हमने डिवाइड करा इसको, मेरे पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ देम इज inertial frame of reference, another is
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ डिफरेंस। वन ऑफ देम इज इनर्शियल फ्रेम, अनदर इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इसको सिंपली लैंग्वेज में बोलूं, जो लॉ ऑफ इनर्शिया को सेटिस्फाई करेगा वो आपका इनर्शियल फ्रेम होगा। सेटिस्फाइड लॉ ऑफ इनर्शिया, जो लॉ ऑफ इनर्शिया को सेटिस्फाई करेगा वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, और जो लॉ ऑफ इनर्शिया को नॉट सेटिस्फाई करेगा, नॉट सेटिस्फाइड लॉ ऑफ इनर्शिया, जो लॉ ऑफ इनर्शिया को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। तो आपको सिर्फ पढ़ना है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम में आपका एग्जांपल आप अर्थ ले सकते हो, आप एग्जांपल इसमें अर्थ ले सकते हो और इसमें भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट पर रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी। तो वही आपका क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया को सेटिस्फाई करेगा तो वो आपका इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, जो लॉ ऑफ इनर्शिया को आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। तो ये शायद आज का पढ़ा हुआ आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही है, इससे आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वो आपकी मेरी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है आपके यूट्यूब चैनल्स पे, तो आप देख सकते हो। अगर आपको ये चीजें समझ में आया हो, मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें जो भी क्वेरी हुआ कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी जैसे स्टार्टअप मैंने किया है तो कुछ टाइम लगेगा, आई थिंक कुछ ना मुझको बोला साउंड इशू है, तो मैं उसको भी आपका रिमूव करूंगा। तो कोशिश करूँ आपको बेटर नॉलेज प्रोवाइड करूँ। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद, थैंक यू।